हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका मेंस अ डे में। आज हम मेंस अ डे में डिस्कस करेंगे जीएस 3 में डिज़ास्टर मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2021 में पूछा भी गया था। अब देखिए, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे इस साल मेंस दें, चाहे अगले साल या उससे अगले साल मेंस दें, पीवाईक्यूज़ ज़रूर करें और शुरुआत करें पिछले 5 सालों के पीवाईक्यूज़ से। राइट, द आइडिया इज़ कि कोई भी आप टॉपिक कंप्लीट करते हैं पढ़ना तो उसके पीवाईक्यूज़ ज़रूर लिखें, बिकॉज पीवाईक्यूज़ ना आपको फील देते हैं कि यूपीएससी किस तरह का क्वेश्चन पूछता है, कितनी विड्थ, कितनी डेप्थ यूपीएससी ने अभी तक पूछी है, और उसी से हमें पता चलता है कि आने वाले टाइम में भी किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और किस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम किए जाएंगे। राइट, सो ऑलवेज राइट पीवाईक्यूज़, चाहे वो जीएस के हों चाहे वो ऑप्शनल के हों। सो लेट्स स्टार्ट एंड अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। उससे पहले देखिए, अगर आप इस साल मेंस दे रहे हैं देन तो दिस कोर्स इज़ डेफिनेटली फॉर यू। अगर आप नेक्स्ट ईयर भी दे रहे हैं, इस साल आप प्री नहीं क्वालिफाई कर पाए, तो भी आप मेंस की तैयारी कीजिए एंड सोचिए कि 15 सितंबर से आपका भी मेंस है एंड दिस कोर्स इज़ डिज़ाइंड फॉर दैट ओनली। इसमें वी हैव लाइव क्रैश कोर्स, ठीक है, जिसमें हर रोज़ 5 क्वेश्चंस डिस्कस होते हैं, एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस डिस्कस होते हैं। क्वेश्चंस डिस्कस करने का आइडिया यही है कि देखो, पेपर में आपसे नॉलेज तो बहुत जगह बहुत सारी अवेलेबल है, लेकिन आंसर कैसे लिखना है वो हम बेसिकली अपने क्रैश कोर्स से आप तक पहुंच जाते हैं। एंड देन यू ऑल्सो हैव टेस्ट सीरीज एंड देन यू ऑल्सो हैव मेंटर सपोर्ट एंड द मेंटर सपोर्ट इज बाय द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हैं, और इवन जो हमारा क्रैश है, चाहे वो टेस्ट सीरीज़ है, वो सब लाइव है। So this is a course that you can avail at 16,200 rupees only. And then there is also a course जिसे हम कहते हैं लाइव आंसर राइटिंग कोर्स। अब ये जो कोर्स है ना, इसमें द आइडिया इज़ कि आप हमारे साथ बैठकर आंसर्स लिखिए और इंस्टेंट फीडबैक आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। अब इसका ना जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ना प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं आंसर राइटिंग में, तो खास करके सो उस केस में ये जो कोर्स है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है एंड इट इज़ प्राइस्ड एट 3400 ओनली। सो इट्स नॉट अ बैड डील एट ऑल। ओके, सो अगर आपको कोई भी कोर्स ज्वाइन करना है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं और सारी डिटेल्स जान सकते हैं, 1800-890-3043। एनीवेज, आज के क्वेश्चन पर आते हैं। सो दिस इज़ द क्वेश्चन फ्रॉम डिज़ास्टर मैनेजमेंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। अब मैं आपसे एक दरखास्त करना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने इस क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट किया है तो यहीं पर वीडियो को रोक दीजिए और ये अटेम्प्ट करिए, ठीक है। अगर आप अटेम्प्ट नहीं भी करना चाहते, एटलीस्ट ब्रॉडर पॉइंट्स ना एक पेपर पर लिख लीजिए, राइट। तो फिर जब हम इसका फ्लो देखेंगे, इसका आंसर देखेंगे, पॉइंट्स देखेंगे ना, तो आप एक कंपैरिजन करना कि क्या आप सही दिशा में सोच रहे थे या नहीं, ठीक है। उतना ही बहुत है टू मेक द मोस्ट ऑफ दिस वीडियो, राइट। सो द क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द वेरियस कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ लैंडस्लाइड्स। सो पहला पार्ट है, आपको लैंडस्लाइड्स के कॉजेज और इफेक्ट्स को डिस्क्राइब करना है, ठीक है। डायरेक्टिव इज डिस्क्राइब। डिस्क्राइब का मतलब होता है इलैबोरेट करना। उसके बाद मेंशन द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। अब इसमें ना आपको सिर्फ मेंशन करना है, मतलब लिखने हैं इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। अब ये जो है 15 मार्क्स का है, 250 वर्ड्स का क्वेश्चन है अप्रॉक्सीमेटली। इसके लिए आपको 3 पेज दिए जाते हैं। सो उसी लाइंस पे आपको ये पेपर में अटेम्प्ट करना है। अब देखिए, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर हमेशा आईबीसी पे बेस्ड होता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। अब यहाँ पर अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूँ तो उसमें ऑब्वियसली मैं लैंडस्लाइड्स के बारे में बताऊँगी, ठीक है। उसके बाद कॉजेज और इफेक्ट्स ऑफ लैंडस्लाइड्स पूछा गया है। नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी के कंपोनेंट्स डिस्क्राइब या इलैबोरेट नहीं करने, सिर्फ मेंशन करने हैं। एंड फाइनली कंक्लूजन विद वे फॉरवर्ड। तो ये 3 चीज़ें मेरी बॉडी में आ जाएंगी और ये मेरा स्ट्रक्चर रहेगा। सो आई हैव IBC।
राइट। अब इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। देखो, जब एग्जामिनर सबसे पहले ना आपका इंट्रोडक्शन देखेगा, है ना, सो वो थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। अब इंट्रोडक्शन ना 3 चीज़ों पे बेस कर सकते हो। या तो आप लैंडस्लाइड्स की डेफिनेशन लिख दो, ठीक है, या आप लैंडस्लाइड्स के बारे में अगर आपको कोई करंट इवेंट रिकॉल हो रहा है तो वो आप लिख दो, या फिर कोई डेटा है आपके पास लैंडस्लाइड्स के बारे में तो आप वो लिख दो। तो जैसे एक इंट्रोडक्शन ये हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है, तीसरा ये हो सकता है। दिस इज द डेफिनेशन, ठीक है, आप डेफिनेशन लिख दो। या फिर कोई करंट इवेंट है जो रिसेंटली लैंडस्लाइड्स के साथ एसोसिएटेड है, या फिर डेटा। अब जितने भी डिजास्टर्स हैं ना, चाहे वो साइक्लोन हो, चाहे वो फ्लड्स हो, चाहे वो अर्थक्वेक हो, इनके बारे में ना आपके पास डेटा रेडी होना चाहिए ताकि आप उसको या तो इंट्रोडक्शन में लिख पाए या फिर बॉडी में लिख पाए। सो टेक अ शीट एंड राइट ऑल द इम्पॉर्टेंट डेटा रिगार्डिंग ऑल द इम्पॉर्टेंट डिजास्टर्स, एटलीस्ट जो न्यूज़ में रहे हैं पिछले 1-1.5 साल में। अब ये जो एक्सरसाइज है ना, ये आपको एग्जाम में बहुत रिवॉर्ड करेगी। अगर आपके पास रटा रटाया डेटा है तो आपके लिए इंट्रोडक्शन वहाँ पर लिखना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे लैंडस्लाइड में अगर आपको नहीं याद डेटा, हो सकता है डेटा नहीं याद, तो आप डेफिनेशन लिख दो, ठीक है। जैसे यहाँ पर है, इट इज डिफाइंड एज द रैपिड मूवमेंट ऑफ अ मास ऑफ रॉक, डेब्री और अर्थ डाउन अ स्लोप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। और ये नेचुरल फिनोमेना है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई है बिकॉज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, ठीक है, सिंपल। उसके बाद दूसरा इंट्रोडक्शन हो सकता है, अब करंट इवेंट से रिलेट करना है। जैसे अभी आपने सुना होगा हिमाचल में रिसेंटली मनाली में लैंडस्लाइड हो गई, तो वो लिख दो कि लैंडस्लाइड्स मॉनसून्स के दौरान बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, स्पेशली इन नदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री लाइक हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, ठीक है। और 2022 में 10 स्टेट्स रिपोर्टेड 182 लैंडस्लाइड रिलेटेड फेटलिटीज अक्रॉस मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स इन द मॉनसून, ये एक आप लिख सकते हो। उसके बाद एक और डेटा पॉइंट है कि 12.6% ऑफ द टोटल लैंड एरिया इज ससेप्टेबल टू लैंडस्लाइड हैजर्ड्स अकॉर्डिंग टू GSI। एक और डेटा पॉइंट है, इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी अमंग द टॉप 5 लैंडस्लाइड प्रोन कंट्रीज ग्लोबली वेयर एट लीस्ट 1 डेथ पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर्स इज रिपोर्टेड इन अ ईयर ड्यू टू लैंडस्लाइड इवेंट। तो आप ना, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो डेफिनेशन वाला इंट्रो लिख दो, या फिर कुछ करंट इवेंट से रिलेटेड लिख दो, या फिर डेटा से रिलेटेड लिख दो, या इन सबका मिक्सचर लिख दो। सो दैट इज योर इंट्रोडक्शन। सो इसी तरह से ना जितने भी इंपॉर्टेंट डिजास्टर्स हैं उनके इंट्रोडक्शन याद कर लीजिए। सो दैट मेक्स डिजास्टर मैनेजमेंट वन ऑफ द प्रेडिक्टेबल पार्ट्स ऑफ GS3, right? So that is how you prepare disaster management for GS3. Firstly, introduction. उसके बाद ना GS3 में अगर हम बात करें डिजास्टर मैनेजमेंट में मैप्स बनते हैं मोस्टली ना, ये जो प्रोन एरियाज हैं इंडिया के उनको हम मैप्स पे दिखाते हैं, चाहे ये अर्थक्वेक के केसेस में हो, आप इसको फ्लड्स के केसेस में भी रेप्लिकेट कर सकते हो, साइक्लोन्स भी आप यहाँ पर अरेबियन सी और वो, तो उस तरह से दिखा सकते हो। तो बेसिकली ना आपको इंडिया का मैप देखो। अब इंडिया का मैप ना, जैसे मैं बहुत बार बोलती हूँ कि बहुत लोगों को ना प्रैक्टिस होनी चाहिए इंडिया के मैप के, तो मैं तो ऐसे बेसिक सा बना देती हूँ कि दिस पार्ट इज़ प्रोन, दिस पार्ट इज़ प्रोन, दिस पार्ट इज़ प्रोन, ठीक है। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है आप और बेटर बना लीजिए, लेकिन एक सिंपल सा डायग्राम बना दीजिए। जैसे आपके पास ये शीट है, यहाँ पर आपके पास मार्जिन्स होते हैं, मेक अ डायग्राम हेयर, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ यू मेक अ डायग्राम इन डिजास्टर मैनेजमेंट। अब उसके बाद बॉडी पे आते हैं। अब देखो, आपसे पूछा गया है बॉडी में 3 चीज़ें, कॉजेस, इफेक्ट्स एंड द कॉम्पोनेंट्स। तो कॉजेस, अब देखो आप ना इमेजिन करो कि क्या कॉजेस हो सकते हैं, है ना, वो आप सोच सकते हो लैंडस्लाइड्स के क्या कॉजेस होंगे। लेकिन ना हमेशा जब भी हम सोचते हैं ना, 2 लाइंस पे सोचो, एक नेचुरल भी हो सकते हैं कॉजेस, किसी भी डिजास्टर के कॉजेस नेचुरल हो सकते हैं, एंड दे आर एग्रावेटेड और दे आर एक्सक्लूसिवली कॉज्ड बाय एंथ्रोपोजेनिक इवेंट्स, ठीक है। तो इन लाइन पे आपका एक कॉजेस में लाइन आ सकती है कि नेचुरल भी हो सकते हैं, एंथ्रोपोजेनिक भी हो सकते हैं। आप नेचुरल के अंडर कॉजेस लिख दो, आप एंथ्रोपोजेनिक के अंडर कॉजेस लिख दो,
ठीक है। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, लैंडस्लाइड में तो ये बहुत दिखता है कि एक इवेंट की वजह से ना, एक कॉज की वजह से नहीं होती लैंडस्लाइड, कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स होते हैं। अब लैंडस्लाइड्स ना मोस्टली जहां पर आपको कंड्यूसिव कंडीशंस मिलेंगे, सॉइल, रॉक, जियोलॉजी और स्लोप, ये चारों चीजें जहां पे मिलती हैं, अगेन आई एम सेइंग सॉइल, रॉक, जियोलॉजी एंड स्लोप, वहां पर लैंडस्लाइड्स कंसिडरेबली इंक्रीज्ड हो जाती हैं। तो ये भी आप एक डिस्क्रिप्टिव डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर आप या तो टेबुलर फॉर्म में लिख दो ऐसे, ये नेचुरल कॉजेज हैं, ये एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज हैं, या फिर अलग अलग बना दो, या फिर हब एंड स्पोक मॉडल, नेचुरल कॉजेज और यहाँ पर ऐसे, बट ये ना मोस्टली जगह ले लेता है, ठीक है। अगर आप ऐसे करोगे तो इट्स प्रेफरेबल टेबुलर फॉर्म, या सिंपल आप साइड हेडिंग लिख दो, नेचुरल कॉजेज यहाँ पर कॉजेज लिख दो, एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज यहाँ पर कॉजेज लिख दो, फिर उसके बाद इफेक्ट्स वो लिख दो, ठीक है। तो ये प्रेफरेबल है क्योंकि आपको जगह भी तो लिमिटेड मिल रही है ना, सबसे बड़ी बात तो वो भी है। तो नेचुरल कॉजेज में देखो जियोलॉजिकल, जियोमॉर्फोलॉजिकल कॉजेज होते हैं, जैसे जहां पर स्टीप स्लोप होगी, है ना, अब आपके पास जहां जितनी ज्यादा स्टीप स्लोप होगी उतना ज्यादा वो जो है जियोलॉजी इफेक्ट करेगी पॉजिटिवली लैंडस्लाइड की अकरेंस को, राइट। उसके बाद बारिश, बारिश क्या प्रॉब्लम कॉज करती है, वाटर एक्ट्स एज ए लुब्रिकेंट, तो जितनी ज्यादा बारिश, प्रोलॉन्ग्ड इंटेंस रेनफॉल सॉइल को सैचुरेट कर देती है, उसकी स्टेबिलिटी को कम कर देती है, एंड दैट लीड्स टू लैंडस्लाइड्स। अब बारिश भी एक नेचुरल फिनोमिना है, जियोलॉजिकल फैक्टर्स भी नेचुरल है, अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक एक्टिविटीज भी लैंडस्लाइड्स को कॉज कर देती हैं, वेदरिंग प्रोसेसेस, ठीक है, जैसे जहां पर ना फ्रीजिंग और थॉइंग होती है, वो क्या करता है, कोहेजन को कम कर देता है बिटवीन रॉक ग्रेन्स, दैट ऑल्सो लीड्स टू योर लैंडस्लाइड्स। नाउ दिस इज ऑल्सो अ नेचुरल प्रोसेस। उसके बाद रॉक क्या टाइप का है, सॉइल के ग्रेन्स किस तरह के हैं, बेडिंग प्लेन्स की क्या ओरिएंटेशन है, ये सभी नेचुरल कॉजेज है। तो ये आपने नेचुरल कॉजेज में लिख दिया। देन एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज, अब एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज आपको पता है, अब खुद सोचो, लैंड यूज अगर हम खत्म कर देंगे, जैसे आप वहाँ पर पेड़ लगे हुए थे, आपने डिफॉरेस्टेशन कर दी, वहाँ पे एग्रीकल्चर करने लग गए, तो लैंडस्लाइड ट्रिगर होंगी। कैटल ओवरग्रेजिंग, तो एक तो हमारे पास एग्रीकल्चर वाला कंपोनेंट आ गया। अब इसमें ना जैसे इकोनॉमी के जो आपके होते हैं ना सेक्टर्स, एग्रीकल्चर, फिर उसके बाद आप इंडस्ट्री पे जाते हो, ठीक है, फिर उसके बाद आप सर्विसेज में जाते हो, उस तरह से भी आप इसको बिल्ड कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि एकदम से याद करना है एग्जाम में, है ना। तो एग्रीकल्चर से आप इसको लिंक कर लो कि एग्रीकल्चर कब होगा, डिफॉरेस्टेशन होगी, ठीक है। अब डिफॉरेस्टेशन के बाद आपने उसको लैंड यूज को चेंज कर दिया और वहाँ पर आपने एग्रीकल्चर शुरू कर दिया, एंड उसके साथ ओवरग्रेजिंग बाय कैटल भी होगी, सो दैट विल ऑल लीड टू योर लैंडस्लाइड्स, इंक्रीज द इंसिडेंस ऑफ लैंडस्लाइड्स। उसके बाद आप इंडस्ट्री पे आ जाओ, उसमें ना थोड़ा सा अर्बनाइजेशन से भी लिंक कर सकते हो, डेवलपमेंट ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, ठीक है, अनकंट्रोल्ड डेवलपमेंट, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, फिर सर्विसेज में आ जाओ, अनसस्टेनेबल टूरिज्म, ठीक है। सो वो सब चीज़ें वो कॉजेज में आ जाएगा। फिर उसके बाद क्लाइमेट चेंज, अब क्लाइमेट चेंज से क्या हो रहा है, आपके पास ना जो प्रेसिपिटेशन इवेंट्स हैं, ठीक है, वो इंटेंस होते जा रहे हैं, ठीक है, और उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड्स बढ़ रही हैं। तो क्लाइमेट चेंज तो हर जगह आपने डालना ही डालना है, कोई भी डिजास्टर आएगा कॉज में क्लाइमेट चेंज आएगा ही आएगा। कैसे जोड़ना है वो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है। सो दीज आर योर एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज। अब एक पार्ट हो गया। उसके बाद इफेक्ट्स, अब इफेक्ट्स को भी ना आप एलैबोरेट कर सकते हो। देखो इफेक्ट्स भी आप खुद सोचो, जब भी लैंडस्लाइड्स होंगी, लाइफ का लॉस होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस होगा, ठीक है, लोग जो है वो डिस्प्लेस होंगे, कम्युनिटीज़ या तो परमानेंटली डिस्प्लेस होंगी या टेम्पररी डिस्प्लेस होंगी। इंफ्रा में भी आप देखो महंगी महंगी जो रेलवे लाइंस हैं वो ख़राब हो सकती हैं, ठीक है, वो रुक सकती हैं, वो डैमेज हो सकती हैं। अभी रिसेंटली लास्ट ईयर पाइपलाइन डैमेज हो गई थी, 5 करोड़ की पाइपलाइन थी, लैंडस्लाइड की वजह से डैमेज हो गई। तो लाइफ और इंफ्रा का लॉस तो है ही। उसके बाद एनवायरमेंटल डैमेज होगा, ठीक है, जो भी वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी होगी, ठीक है, इकोसिस्टम्स होंगे, उनको नुकसान पहुँचेगा। डैमिंग हो जाती है जिसकी वजह से फ्लड्स आ जाते हैं, ठीक है, और इकोनॉमिक लॉसेस को भी आप इवेंचुअली लॉस ऑफ लाइवलीहुड्स, ठीक है, वहाँ पे जो फार्मर्स थे उनका नुकसान होगा, कोई टूरिस्ट इंडस्ट्री थी उसका नुकसान होगा। तो इन 4 पैरामीटर्स में ना लाइफ, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक पे आप इलेबोरेट कर सकते हो। तो ये हमारे इफेक्ट्स हो गए। अगेन आप सोचिए, ठीक है, कि इन ब्रॉडर पैरामीटर्स में मैं एग्जाम में मल्टीपल इफेक्ट्स लिख के आ सकती हूँ। So that would be your second part. Now coming to the third part. Now the third part is National Landslide Risk Management Strategy. अब ये ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डॉक्यूमेंट है,
ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, मैंने जो उन्होंने जिसमें डिवाइड किया था ना वो लिख दिया है मैंने, ठीक है। जो भी ये स्ट्रैटेजी है इसके ब्रॉडर पॉइंट्स लिख दिए। अब ना सोचो आप एग्जाम में हो और आपको नहीं पता, तो आप खुद से सोचिए, क्योंकि अब देखो लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है तो उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स आ सकते हैं, राइट। आप खुद को इमेजिन करो एज अ ब्यूरोक्रेट और आप सोचो क्या क्या कंपोनेंट्स आ सकते हैं। सबसे पहले तो आप मैप्स बनाओगे ना, लैंडस्लाइड हैजर्ड मैप्स और लैंडस्लाइड ससेप्टेबिलिटी मैप्स, ठीक है। यू हैव टू प्रिपेयर देम स्टेट वाइज, तो वो आ गया। अब मैप्स आपने बना लिए, आपको पता चल गया ये ससेप्टेबल है एरिया, इज दैट इट? नो, द एरियाज विच आर मोस्ट ससेप्टेबल हैव टू बी मॉनिटर्ड, ठीक है। उनकी मॉनिटरिंग बढ़ानी है आपने, आप उनकी मॉनिटरिंग करो। उसके बाद मॉनिटरिंग कर दी, अब मॉनिटर आप कर रहे हो, आपको वार्निंग भी तो देनी है। द होल पॉइंट ऑफ मेकिंग अ मैप एंड मॉनिटरिंग इज दैट यू कैन इन्फॉर्म द पीपल प्रायर टू द इवेंट, ताकि उनकी जान बच जाए, जान माल का नुकसान कम हो। तो वो क्या होगा कि पहले आप मैप करोगे, फिर उनको मॉनिटर करोगे और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, ठीक है। उसके बाद अवेयरनेस प्रोग्राम्स करने हैं, राइट। अब ये 3 तो हमारे प्राइमरी चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद आपने कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, ट्रेनिंग ऑफ स्टेक होल्डर्स, ठीक है। सो ये सब कुछ है। उसके बाद पॉलिसीज़ बनानी है, ठीक है। सो ये दोनों चीज़ें हमारी एक साथ जुड़ जाती हैं। पहले इनिशियली आप ये करते हो और एट द सेम टाइम आप ये भी करते हो कि अगर लैंडस्लाइड हो जाती है तो आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी ट्रेनिंग हुई है कि नहीं हो, उनके पास कैपेसिटी कैपेबिलिटीज़ हैं कि नहीं है। एंड फाइनली द आइडिया इज़ टू क्रिएट अ SPV फॉर लैंडस्लाइड मैनेजमेंट, ठीक है। अब ये है कि अब देखो, पहले आप कह रहे हो कि आपने अवेयरनेस जनरेट करी, आपने मैपिंग करी, आपने अर्ली वार्निंग दी। उसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है फिर कैपेसिटी बिल्ड करना और फिर मिटिगेट करना उसके इफ़ेक्ट्स को, कि अगर हो जाती है लैंडस्लाइड तो हम कैसे मिटिगेट करेंगे, कम कैसे करेंगे उसके इफ़ेक्ट्स को। सो ये हमारा लास्ट में आता है। तो किसी भी डिज़ास्टर को ना आप इन्हीं लाइन्स पे लिख सकते हो कि कोई भी डिज़ास्टर हो गया तो हम इन्हीं लाइन्स पे एक्ट करेंगे। तो एग्जाम में अगर आपको बेसिक नहीं भी पता ना, स्टार्ट विद दिस, ठीक है। कंपेयर दिस विद द अर्थक्वेक्स, कंपेयर दिस विद द फ्लड्स, ठीक है। ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रैटेजीज ही होती हैं। एंड फाइनली कंक्लूजन तो लिखना ही है। अब कंक्लूजन में ना देखो, कंक्लूजन में भी यही होता है, कोई भी ना, एक तो कंक्लूजन हैज़ टू बी फॉरवर्ड लुकिंग, ठीक है, पॉजिटिव, राइट। और कुछ एक आधी लाइन डाल दो, जैसे यहाँ पर ना भी ये डाल सकते हो कि इंडिया ठीक है ससेप्टेबल है लैंडस्लाइड्स में और ये गवर्नमेंट के लिए चैलेंजिंग भी है कि उसको, उनकी अकरेंस को तो हम नहीं प्रिवेंट कर सकते क्योंकि नेचुरल इवेंट है, लेकिन हम कुछ ऐसे एफर्ट्स ले सकते हैं कि उसके एडवर्स इफेक्ट्स कम हो जाए, ठीक है। हम रेजिलियंस बिल्ड कर सकते हैं। वी कैन अडॉप्ट दी सेंडाई फ्रेमवर्क ऑफ डिजास्टर रिस्क रेजिलियंस, ठीक है। ये आप लिख दो, ठीक है। जब आप ऐसी चीज़ें ड्रॉप करते हो ना तो आपके आंसर में ऑटोमेटिकली वेट आ जाता है। तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। अब ये सेंडाई फ्रेमवर्क ऑफ DIR भी आप हर एक डिजास्टर के केस में लिख सकते हो, ठीक है। सो दिस वॉज रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोशिश ये करो कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि डिजास्टर ना बहुत प्रिडिक्टेबल है, ठीक है। क्वेश्चन आ गया लैंडस्लाइड के ऊपर, हर कोई लिख कर आएगा, है ना, ये तो है नहीं कि कोई छोड़ देगा। अब आपका आंसर कैसे डिस्टिंग्विश होगा? अगर आपने इंट्रो में कुछ वैल्यू एडिशन करी है इन द फॉर्म ऑफ डेटा, ठीक है, या बॉडी आपने थोड़ी सी प्रेजेंटेबल बनाई है, आपने मैप बना दिया लैंडस्लाइड्स का, इंडिया में कहाँ कहाँ ससेप्टेबल हैं, तो इन चीज़ों से ना आपका एक आधा नंबर बढ़ेगा। और एक आधे नंबर की ही गेम होती है अगर आप देखो मेंस में, दैट विल डिसाइड वेदर यू विल गेट इनटू द फाइनल लिस्ट और नॉट, राइट। सो दैट इज ऑल। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि और बेहतर तरह से हम बता सकते हैं तो भी लिख सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगा तो भी लिख सकते हैं। डू कमेंट, ठीक है, उससे हमारी थोड़ी रीच बढ़ती है। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।